जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। और अभी हम लोग आधुनिक काल के तहत प्रीवियस के क्लास में भारतीय युग की क्या विशेषताएं रही है उन पे चर्चा किया। आज जो बात करने वाले हैं ये है भारतीय युग के प्रमुख कवि में कौन कौन से कवि रहे हैं और कवि की विषय वस्तु के साथ जो भी उन्होंने लेखन में अपना योगदान दिया है, साथ में जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और इनके कालखंड में क्या योगदान इनका रहा है, उन सब पे बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस के सारे सेशन आप अटेंड कर रहे होंगे और चैनल पे काव्य शास्त्र संबंधी और जो उपन्यास विधा से रिलेटेड गद्य साहित्य के इतिहास से जो सीरीज चल रही है उनको भी आप जरूर फॉलो कर रहे होंगे। बाकी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जुड़ जाइए बराबर अपडेट पाने के लिए। देखिए, प्रमुख कवि के तौर पे देखें तो आलोच्य युग में तो कहते कि ऐसा तो अगर देखने जाएंगे तो शताधिक कवियों ने विविध प्रवृत्तियों के तहत काव्य रचना की है। मतलब एक दो नहीं, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काव्य रचना की है। तो ऐसे आप जाएंगे तो कितने लोगों को याद करने जाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। शताधिक, 100 से अधिक कवियों को कितना आप याद रखेंगे। अब इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, यही एक आपको प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है जिनको आप भारतेंदु मंडल के तहत पढ़ते हैं। यानी 100 से ज्यादा हैं, सबको नहीं ध्यान रखते आप। जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने सच में बहुत योगदान दिया है, उनमें भारतेंदु मंडल के कवि में हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन प्रताप जी हैं, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त जी हैं, राधा कृष्ण दास जी, यही सब उल्लेखनीय रूप से इनका योगदान हम याद करते हैं। इनको छोड़ और लोगों को देखें तो उसमें श्रीधर पाठक जी का भी नाम दे दिया, बाल मुकुंद गुप्त का भी दे दिया, हरिऔध का भी दे दिया। साथ ही साथ कविताओं के प्रकाशन भी इस युग में शुरू हो गए थे, उनके बारे में भी बता दिया। कोई भी कालखंड अपने अपने आप में कहा कि 10-20 साल आगे पीछे चलता है, जैसे एक ट्रांजिशन फेज होता है, एक काल से बदला दूसरा। तो ऐसा नहीं कि आज रीति काल है तो कल आधुनिक काल उठ के आता है, बल्कि वो लेखन में अलग अलग रूप में दिखने लगता है। तो रीति काल के बाद जो फेज आया आधुनिक काल का, बहुत सारी विषय वस्तु विचार सब लेखन के आधार सब बदले। और फिर ऐसे ही जैसे भारतेंदु जी के निधन के पश्चात अगर देखेंगे तो वो जो चेतना था भारतेंदु जी के लेखन में, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके द्विवेदी युग में गया। और द्विवेदी युग जो कि एक तरीके से जागरण सुधार काल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसमें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावनाएं, व्याकरण शुद्धियों पे जोर और उनके जो कंटेंट थे, जो उनका आधार था, वो कुछ बहुत कुछ बदला। तो एक भारतेंदु मंडल का जो एक रहा योगदान, सबसे पहले हम इन पे बात करते हैं, फिर आगे की कृतियों में क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, है ना? उन पे हम बात करते हैं। अब यहाँ आगे देखें, तो ये कहा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने आप में देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं, पूरे कालखंड को इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, कविवर हरिश्चंद्र, इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद, यानी किसके वंश परंपरा में आते हैं? इतिहास प्रसिद्ध है सेठ अमीचंद, उनकी वंश परंपरा में आते हैं। और इनका समय कितना बताया गया? वही 1850 से लेके 1885, आप यहाँ पे कालखंड देख सकते हैं। हरिश्चंद्र ने बाल्यावस्था में ही काव्य रचना शुरू कर दिया था और अल्पायु में ही उनके अंदर कविता प्रतिभा जाग भी चुका था। उस समय के जो पत्रकार होते, साहित्यकार होते, उनमें 1880 में उन्होंने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित भी कर दिया। यानी बहुत ही कम आयु में जो है, ये अपने लेखकीय गुण से जो है लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। और उनकी जो रचना क्षमता था, रचना क्षमता का ऐसा परिचय कि साहित्यकार वगैरह उन्होंने कब को 1880 के आसपास ही भारतेंदु की उपाधि से उन्हें सम्मानित कर दिया। कवि होने के साथ ही भारतेंदु पत्रकार भी थे। जैसे आपने कवि वचन सुधा का नाम पढ़ा होगा, हरिश्चंद्र चंद्रिका का नाम पढ़ा होगा। ये कुछ इनकी रचनाएं थी बहुत ही प्रसिद्ध। इनके अलावा नाटक, निबंध, बहुत सारे खड़ी बोली में, गद्य शैली में इन्होंने लेखन में अपना योगदान दिया। इनकी कविताएं विविध विषय को लेकर चलती थी। कविता के केंद्र में भक्ति, श्रृंगारिकता, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश, प्रकृति के विभिन्न संदर्भों को लेकर स्थूल वर्णनात्मक की प्रकृति को परिधि को लांघने में असमर्थ है। इनकी काव्य कृतियों की संख्या भी एक तो नहीं बल्कि आप 70 देखिए, 70, जिनमें प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर। तो प्रेम नाम से बहुत है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है हिंदी में, प्रेम नाम से बहुत रचनाएं हैं। अब जैसे इनकी ही देखिए, प्रेम मल्लिका, प्रेम जो मालिका है वो प्रेम सरोवर, फिर गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ गीत गोविंदानंद।
तो ये ध्यान रखिए आप कि इनकी कृतियों के बारे में बोले तो संख्या 70 है, और जिनमें प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत, ये सभी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और वैसे भी भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में उनकी सभी छोटी बड़ी काव्य रचनाएं एक जिल्द में उपलब्ध है। उनकी प्रमुख विशेषता क्या रही है? उनकी प्रमुख विशेषताओं में क्या रहा है? अपनी अनेक रचनाओं में जहां वे प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों के अनुवर्ती रहे, वहां नवीन काव्यधारा के प्रवर्तन का श्रेय भी किनको जाता है? उन्हीं को जाता है। राजभक्त होते हुए भी वे देशभक्त थे। दास्य भाव की भक्ति के साथ ही उन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति की भी। यानी एक तरफ तो राजभक्त थे ही, देशभक्त भी थे, दास्य भाव की भक्ति भी उन्होंने की, माधुर्य भाव की भी भक्ति की। नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन में ही न रस कर वो नवीन कर्तव्य क्षेत्रों में भी अपनी आजमाइश किए। इतिवृत्तात्मक काव्य शैली के साथ हास्य व्यंग का भी पुट दिया। यानी अपने आप में जो कहते हैं मल्टी टैलेंटेड पर्सन, उस तरीके से जो है प्रेमचंद ये भारतेंदु जी ने अपना योगदान दिया। क्योंकि आधुनिक काल का जो फेज रहा है, आप देखेंगे बहुत तेजी से क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा था समाज में, बहुत सारे नित नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे, उनमें विभिन्न वस्तुओं को लेके उस युग को एक तरीके से आधुनिक काल के अग्रदूत कहे जाते हैं। तो बहुत सारे विषयों पे इन्होंने कोई अपने आप को एक सीमित दायरे में नहीं बांटा। जो उनकी प्रयोगधर्मी मनोवृत्ति का परिमाण है, हिंदी भाषा, जैसे इनकी रचना है हिंदी भाषा करके, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, गीत गोविंदानंद पूछा गया है, हिंदी भाषा है। तो इनमें जो है प्रबल हिंदीवादी के रूप में ये सामने आने पर उन्होंने उर्दू शैली में कविताएं लिखी, और काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा का ही उपयुक्त मानने पर वे खड़ी बोली में क्या, खड़ी बोली में दशरथ बिलाफ, फूलों का गुच्छा, ये कविताएं लिखाई देते हैं। काव्य रूपों की विविधता उनकी अनन्य विशेषता है। छंदोबद्ध कविताओं के साथ ही उन्होंने गेय पद शैली में भी विदग्धता का परिचय दिया। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि कविता के क्षेत्र में वे नवयुग के अग्रदूत थे। अपनी वजस्विता, सरलता, भाव मर्मज्ञता, प्रविष्णुता में उनका काव्य इतना प्राणवान है कि उस युग का शायद ही कोई कवि उनसे आप प्रभावित रहा हो। यानी सभी लोग बहुत ही प्रभावित थे उनसे। उनकी काव्य शैली की दर्शनार्थ एक पद यहाँ उद्धृत किया जा रहा है कि उनकी काव्य शैली आप यहाँ पे देख के समझिए। जैसे यहाँ पे है, रहे क्यों एक म्यान असिदोय, यहाँ पे जो ये काव्य पंक्तियां हैं, इसमें बताया गया कि एक म्यान असिदोय, रहे क्यों एक म्यान असिदोय, जिन नैनन में हरि रस छायो ते काव्य भाई कोय। यानी जिन नैनन में हरि रस है, उसमें और कोई, जैसे एक म्यान में दो तलवार क्यों रहे, जिस नैनन में हरि रस पहले से छाया है और किसी को क्यों पसंद करे। जा तन मन में राम रही मोहन, तहाँ ज्ञान कोय ओय, चाहो जितनी बात प्रबोधो हया को जो पतियायो, अमृत खाई अब देख इनारुन को मूर्ख जो भूले, हरिचंद ब्रजते कदली बन काटो ते फिर फूले। ये तो रही प्रेमचंद जी, सॉरी, भारतेंदु जी की बात। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु मंडल के कवियों में चौधरी प्रेमघन का भी अपना स्थान बहुत ऊंचा रहा है। और प्रेम बद्रीनारायण प्रेमघन का जो समय बताया गया है लगभग 1850, यानी अगर इनका 1855 बताया गया, 5 साल बाद इनका बताया गया। 50 में अगर भारतेंदु जी का देखते हैं तो भारतेंदु मंडल के कवियों में 1855 का समय 5 साल बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का आता है। और प्रेमघन जी जो है उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल से आते हैं। भारतेंदु जी की तरह उन्होंने भी पद्य हो या गद्य हो, दोनों में विपुल साहित्य रचना की। और रचनाओं में भी देखिए साप्ताहिक रूप में इनका नागरी नीरद निकलता था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कौन सी पत्रिका जो है नागरी नीरद कौन निकालता था। और ये भी पूछ लिया जाता है कि मासिक निकलता है ना, कोई भी पत्रिका मासिक निकल रहा, साप्ताहिक निकल रहा है। तो जो नागरी नीरद निकलता था प्रेमचंद जी का, वो जो था पत्रिका निकलता था वो साप्ताहिक था। और जो इनका मासिक था वो आनंद कादमिनी था। तो संपादन तो दोनों चीज का करते थे, नागरी नीरद का भी और आनंद कादमिनी का भी, दोनों का करते थे। साप्ताहिक था नागरी नीरद और मासिक था आनंद कादमिनी। इनके संपादन द्वारा उन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता को भी नई दिशा दी। और बद्री नारायण जो चौधरी प्रेमघन है, ये किस नाम से कविताएं लिखते थे? अब्र नाम से लिखते थे, वो उर्दू में। तो इनकी उर्दू में जो कविताएं आती थी वो अब्र नाम से आती थी। इनके अलावा जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला,
वर्षा बिंदु। तो आपको क्या-क्या ध्यान रखना है? इनका समय 5 साल बाद से इनका मतलब कि 1850 में भारतेंदु जी आए, तो 5 साल बाद ब्रेमघन जी, वही 1855 के आसपास, 1923 तक का रहा इनका। और फिर इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के थे। साप्ताहिक इनका नागरी नीरद आता था, मासिक आनंद कादम्बिनी आता था, अब्र नाम से उर्दू में कविताएँ प्रेमघन जी लिखते थे। इनके अलावा जीर्ण जनपद हो गया, आनंद अरुणोदय हो गया, हार्दिक हर्षादर्श हो गया, महंक महिमा हो गया, अलौकिक लीला हो गया, वर्षा बिंदु हो गया, ये प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेमघन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित है। भारतेंदु के काव्य प्राप्त होने वाली ये जो सभी प्रवृत्तियां हैं वो प्रेमघन की रचनाओं में भी समुपलब्ध है। इनके अलावा लालित लहरी के वंदना संबंधी दोहे और ब्रिजचंद पंचक में उनकी भक्ति भावना व्यक्त हुई है। तो उनकी श्रृंगारी कविताएं भी रसिकता संपन्न है। उनका मुख्य क्षेत्र है जातीयता, समाज दशा, देश प्रेम की अभिव्यक्ति। यद्यपि उन्होंने राजभक्ति संबंधी कविताओं की भी रचना की, तथापि राष्ट्रीय भावना की नई लहर से उनका अविच्छिन्न संबंध था। देश की दुरावस्था के कारणों और देश उन्नति के उपायों का जितना वर्णन उन्होंने किया उतना भारतेंदु की कविताओं में भी नहीं मिलता। इस संदर्भ में नई से नई घटना को कविता का विषय बना लेते। उदाहरण स्वरूप पार्लियामेंट के सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जब विलायत में एक बार काला कहा गया तब उन्होंने इस पर क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। और क्या कहा था? अचरज हो तुम्हु सब गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर वारे, कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसन वारे, कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे, याते नीके है तुम कारे जाहु पुकारे, यही असीत तुमको मिले हम सब कारे, सफल होई मन के सभी संकल्प तुम्हारे। तो जब एक बार क्या हुआ कि पार्लियामेंट के सदस्य थे अपने यहाँ के नौरोजी जी, उनको विलायत में लोगों ने काला कह दिया। अब प्रेमचंद जी को गुस्सा आ गया। प्रेमघन जी अपने यहाँ पे गुस्से में उन्होंने कहा, अचरज हो तुम्हु सब गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पवारे, कारे कृष्ण। अब यहाँ पे बताते हैं कि हमारे भगवान में भी कितने लोग काले हैं और तुम हमारे यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को इस तरीके से काला कह रहे हो। तो कहते हैं कि अचरज हो तुमहु समगोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पवारे, कारे कृष्णाम जलधर जलन बरसनवारे, कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे, याते नीके है तुम कारे जाहु पुकारे, यही आशीष देते तुमको मिल हम सब कारे, सफल होई मन के सभी संकल्प तुम्हारे। प्रेमघन ने मुख्यतः जो लिखा है वो ब्रज में लिखा है, ब्रज में काव्य रचना की, किंतु खड़ी बोली के लिए उनके काव्य में विरक्ति नहीं थी। यानी वो ब्रज में तो लिखे ही थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ब्रज में लिखे थे तो उन्होंने खड़ी बोली को चुना ही नहीं। वे कविता में भाव गति के कायल थे, ना तो उन्हें भाषा के शुद्ध प्रयोग की चिंता थी और ना ही यतिभंग से विचलित होते। छंदोबद्ध रचनाओं के अलावा उन्होंने लोक संगीत की कजली और लावनी शैलियों में भी लेखन किया। तीसरे नंबर पे आप देखिए प्रताप जी आते हैं। और अभी हमने बताया कि 50 में आप जो है भारतेंदु जी को, 55 में घन प्रेमचंद घन को, तीसरे नंबर पे प्रताप नारायण जो आते हैं 1856, यानी 55 के जस्ट एक साल बाद प्रताप जी आते हैं। तो जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं क्रम से लगाने के बाद जन्म और निधन वाला, तो पहले भारतेंदु जी, भारतेंदु 50, 55 में जो है क्या नाम है ये प्रेमघन जी, और फिर 56 में प्रताप जी। कहाँ के हैं जन्म? बैजेगांव, जिला उन्नाव। पिता के कानपुर चले जाने के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा, यानी इनके पिता जो कानपुर चले गए थे और शिक्षा दीक्षा इसकी वजह से वहां पे हुआ। और इनके यहाँ पे ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय ना अपनाकर, इनके यहाँ पे ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय होता था, इन्होंने ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय ना अपनाकर वे साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। कविता है, निबंध और नाटक उनके मुख्य रचना क्षेत्र होते। कानपुर के रंगमंच और वहाँ की साहित्यिक संस्था थी, क्योंकि वहीं पे चले गए थे, तो कानपुर के रंगमंच और वहाँ की साहित्यिक संस्था, रसिक समाज से उनका निकट का संबंध था। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रिपियनताम और श्रृंगार विलास। एक तो आपको इनको देखना है कि कौन जो लेखक थे। प्रेमचंद ये जो प्रेमचंद, बार बार प्रेमचंद जी का क्योंकि उपन्यास पढ़ा रहे हैं इस समय ना, तो वही निकल जा रहा है। यहाँ पे ये देखना है कि भारतेंदु जी के जो भारतेंदु मंडल है उसमें जो ये प्रसिद्ध तीसरे नंबर पर प्रताप जी आते, इनकी जो साहित्यिक संस्था से लगाव रहा, तो रसिक समाज से जुड़ाव इनका रहा है। इनकी जो रचनाएं हैं, प्रेम पुष्पावली, हमने पहले भी बताया, प्रेम नाम से अभी आपने देखा बहुत सारी रचनाएं अलग अलग लोगों ने लिखी है, पर इनकी रचना का नाम है प्रेम पुष्पावली। तो प्रेम पुष्पावली अलग है, थोड़ा देख लीजिएगा।
प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम और श्रृंगार विलास। बिलाक नाम से जब कभी देव को रीतिकाल में पढ़ते, ढेर सारे विलास नाम से रचनाएं लिखी है। तो श्रृंगार विलास इनकी भी प्रसिद्ध रचना है। प्रताप लहरी इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। प्रतिनिधि कविताओं का कौन सा है? प्रताप लहरी। भारतेंदु की भांति उन्होंने भी विभिन्न विषयों को लेकर काव्य रचना की, किंतु भक्ति और प्रेम की तुलना में समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन उन्होंने अधिक मनोयोग से किया। इस संदर्भ में उनकी ये पंक्तियां बहुत सटीक और व्यंग्यात्मक भी है। पढ़ी कमाए कीन्हो कहाँ, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो इन्होंने एक तुलना भी किया, विभिन्न विषयों को लेकर किया, लेकिन प्रेम की तुलना में समसामयिक जो उस समय का देश का दशा था, राजनीतिक चेतना था, उसको बड़ो मने मनोयोग से किया। और ये व्यंग उन्होंने कहा कि कैसे पढ़ी कमाए कीन्हो कहा, हरे देश कलेश, जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में भी मिश्र का गढ़ीय स्थान है। प्रेमघन की बात उन्होंने भी लावणी शैली में अनेक कविताएं लिखी। वे भावुक कवि थे और अभिव्यंजना पक्ष में उनका बल व्यवहारिकता पर ज्यादा था। उन्होंने मुख्यतः ब्रज को ही अपनाया, खड़ी बोली से उतना लगाव नहीं था। तो प्रताप जी की खासियत क्या है कि ब्रज को ज्यादा अपनाया, खड़ी बोली से इतना इनका लगाव नहीं रहा है। और जैसे हमने 50, 55, इसके बाद 56 देखा, ऐसे ही जो चौथे नंबर पे कवि आते हैं, वो चौथे नंबर पे आते हैं जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह, जिनका पूरा नाम है ठाकुर जगमोहन। इनका क्या समय बताया गया है? तो इनका भी देखेंगे तो समय जो बताया गया है वो 1857, यानी 55 में प्रेमघन, 56 में प्रताप जी और 57 में इनका समय बताया गया है। 1857 से जो है इनका समय जो है 1899 तक का है। और मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत की ये राजकुमार थे। कौन? ठाकुर जगमोहन सिंह। ये मध्य प्रदेश की जो विजय राघवगढ़ रियासत थी उसके ये राजकुमार थे। और उन्होंने काशी में जो है संस्कृत और अंग्रेजी का शिक्षा लिया। वहां रहते हुए उनका भारतेंदु जी से संपर्क हुआ काशी में। और किंतु भारतेंदु की रचना शैली का उन पर वैसा छाप देखने को मिलता नहीं है। जो छाप आपको प्रेम घन और प्रताप के कृतित्व में दिखता है, वो चीज इन पे नहीं दिखता कि उनका छाप दिखे। लेकिन श्रृंगार वर्णन और प्रकृति सौंदर्य, इनकी अवतारणा, उनकी मुख्य विशेषता रही कि इन्होंने श्रृंगार को केंद्र में रख के लिखा या प्रकृति सौंदर्य को। जिन्हें इनकी काव्य कृति प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, इनमें आप देख सकते हैं। प्रेम संपत्ति लता है जो कि 1800 बताया गया कि 75 के लगभग आया। और ऐसे ही आप और भी देखेंगे तो और भी रचनाएं आई, 1875 नहीं 1885 के लगभग। और श्यामलता का भी लगभग वही समय बताया गया है। तो यहाँ पे ये देवयानी करके कुछ रचनाएं हैं। 1886 में कुछ आए। श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास, यानी एक तो जगमोहन सिंह का जो श्यामा स्वप्न, जब हम उपन्यास पढ़ा रहे थे आपको, तो इनका एक उपन्यास श्यामा स्वप्न पढ़ाए थे ठाकुर जगमोहन का। इससे ये उपन्यास में भी प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश करते हैं। इनके द्वारा एक अनुवाद किया गया ऋतु संहार और मेघदूत का। ऋतु संहार और मेघदूत का इन्होंने ब्रज भाषा की सरस कृतियों यानी एक अनुवाद किया। जगमोहन सिंह में काव्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी और भावुक मनोवृत्ति के कवि भी थे। कल्पना लालित हो, भावुकता हो, चित्रशैली हो, सरस मधुर ब्रज में उनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और अलंकारों का स्वाभाविक नियोजन भी उनमें भारतेंदु युगीन कवियों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा दिखता है। उनकी कविता का उदाहरण यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए उदाहरण में ही है, कुलकानी तजी गुरु लोगन में बसिके सब बैन कुबैन सहा, पर लोक नसाए सबे विदिशो उन्मत को मारक जान गहा। जगमोहन धोए हया निज हाथन या तन पाल्यो है प्रेम महा, सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो तुम छोड़ी हमें कायो कहो पायो कहा। इसके बाद जो है अंबिका दत्त व्यास का नाम आता है। अंबिका दत्त व्यास जो है ये कविवर दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र। अंबिका दत्त व्यास कौन थे? ये दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र अंबिका दत्त व्यास थे। और इनका समय बताया गया है कि समय इनका था वही 1885 के आसपास। और काशी निवासी ये सुकवि थे। काशी निवासी अच्छे सुकवि में आते थे। ये संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे, दोनों भाषाओं में, संस्कृत में भी पकड़, हिंदी में। और पीयूष प्रवाह के संपादक के रूप में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। पीयूष प्रवाह, उनकी काव्य कृतियों में पावस पचासा, सुकवि सस्सई, हो होरी, ये कुछ रचनाएं आपको इनकी रचना ललित में, ललित ब्रज भाषा में देखने को मिला। उन्होंने खड़ी बोली में लिखा था कंसवध,
जो कि अपूर्ण रचना रहा, लेकिन लिखा है कंसवद शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना अपूर्ण रहा, किंतु इनके केवल 3 सर्ग ही लिखे गए। बिहारी बिहार उनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना बिहारी बिहार रहा, जिसमें इन्होंने महाकवि बिहारी के दोहे का कुंडलियाचल में भाव विस्तार किया। उनके द्वारा लिखित समस्या पूर्ति भी उपलब्ध है। अपने नाटकों में भारत सौभाग्य, गुरु संकट नाटक में भी उन्होंने कुछ गेय पदों का समावेश किया। व्यास जी की प्राचीन भारतीय संस्कृति में गहन आस्था थी, जिसे प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त करने के अलावा उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की कमियों पर भी व्यंग किया। उन्होंने सरल और कोमलकांत पदावली के प्रयोग की वरीयता दी। सुकवि सस्सेई के निम्नलिखित दोहों में स्वच्छ सरस ब्रजभाषा में श्री कृष्ण के प्रति भाव निवेदन किया गया है। यहाँ पे जो पंक्तियां हैं, भाव निवेदन कैसे इन्होंने श्री कृष्ण जी को किया है। कहते हैं कि सुमिरत छवि नंद नंदन की, बिसरत सब दुख नंद, होत अमन आनंद हिये मिलत मनहु सुख कंद, रसना हु बस न रहत, बरनी उठत करी जोर, नंद नंद मुख चंद पे चितहु होत चकोर। आगे नाम आता है राधा कृष्ण दास जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास थे, किसके? भारतेंदु जी के। बहुमुखी प्रतिभा की धनी कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई। उनकी कविताओं में भक्ति, श्रृंगार और समकालीन सामाजिक राजनीतिक चेतना को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। रचनाओं में भारत बारहमासा, देश दशा, समसामयिक भारत के विषय में उनकी प्रसिद्ध कविताएं रही। कुछ कविताओं में प्रसंग और प्रकृति के सुंदर चित्र भी रह गए। राधा कृष्ण प्रेम के निरूपण में भक्तिकाल और रीतिकाल की वर्णन परंपराओं का उन पर गहरा असर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सवैया है। मोहन की ये मोहिनी मूरत, जिये सो भूलत ना ही बुलाए, छोरन चाहत नेह को नातो को विधि छूटत नाय, दास जो छोर के प्यारे हा हमें और के रूप जल लगाए, भूल सके अब कौन जिया उनते हंसे के पहले ही चुराए। इसके बाद राधा दास, जो राधा कृष्ण दास है, इनकी कुछ कविताओं का जिक्र किया गया है। राधा कृष्ण दास की कुछ कविताओं में राधा कृष्ण ग्रंथावली में संकलित, किंतु उनकी अनेक रचनाएं अभी भी आप प्रकाशित है। अंबिका दत्त व्यास की परंपरा में उन्होंने भी रहीम के दोहे पर कुंडलियां रची। फिर ब्रज की कविताओं में मधुरता और खड़ी बोली की रचनाओं में प्रासंगिकता भी देखने को मिलता है। अन्य कवि जो भारतेंदु युग के हैं, उनमें समसामयिक सामाजिक राजनीतिक परिवेश के प्रति जिस जागरूकता का उदय हुआ, उनका निर्वाह उस काल के गौड़ कवियों में नहीं मिलता। उनकी रचनाओं में आप भक्ति भावना, श्रृंगार वर्णन ये सब देख सकते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले नवनीत चतुर्वेदी, नवनीत चतुर्वेदी का नाम आता है। इनकी प्रसिद्ध कृति क्या नाम है इसका? नवनीत चतुर्वेदी। और नाम आता है नवनीत चतुर्वेदी की जो रचना है वो कुब्जा पचीसी करके है। रीति पद्धति की सरस रचना। इनके शिष्य में जगन्नाथ रत्नाकर ने आगे चलकर विशेष ख्याति भी प्राप्त की थी। और जो है गोविंद गिल्ला भाई कृत श्रृंगार सरोजनी, तो गोविंद गिल्ला भाई करके एक गीत गोविंदानंद करके रचना है, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी पहले, वो भारतेंदु जी का है। और एक गीत गोविंद गिल्ला भाई खुद हैं, मतलब एक रचनाकार के तौर पे हैं। जैसे अन्य कवियों में हमने सबसे पहले किसको पढ़ा? नवनीत चतुर्वेदी को। और नवनीत का कुब्जा पचीसी पढ़े, जो रीति पद्धति भी लिखा। और फिर ये कहा जा रहा है कि नवनीत का ही शिष्य आगे चल के जगन्नाथ रत्नाकर हुए थे और विशेष ख्याति अर्जित किया था। ऐसे ही आप अन्य कवियों में दूसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं? गोविंद गिल्ला भाई को। और ये जो गोविंद गिल्ला भाई, इन्होंने श्रृंगार सरोजनी लिखा, पावश पैनिधि लिखा, राधा मुख खोड़सी लिखा। तो गोविंद बिल्ला भाई का श्रृंगार सरोजनी, पावश पयोनिधि, राधा मुख खोड़सी और ऐसे ही जो 6 ऋतुओं ऐसे करके खड़ ऋतु भी भक्ति और प्रेम वर्णन संबंधी रचनाएं लिखा, जिनमें राधा कृष्ण के संदर्भ में प्रेम, सौंदर्य और भक्ति का भावना जो है यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा दिवाकर भट्ट हैं, दिवाकर भट्ट कृत नक्सिक, यानी दिवाकर भट्ट की रचना नक्सिक है। और नक्सिक का अगर आप समय देखेंगे तो क्या है? 1884 है नक्सिक। नवोढ़ा रत्न, नवोढ़ा रत्न वही लगभग 1888 के आसपास, तो नक्सिक हो गया 84, फिर 88 नवोढ़ा। रीति पद्धति की रचनाओं में रामकृष्ण वर्मा, बलबीर कृत बलबीर पचासा, सूर्य पुराणाधीश, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे कृत प्यारे प्रमोद, गुलाब सिंह की प्रेम ससई और राव कृष्णदास सिंह गोप प्रदेप प्रेम संदेशा भी है। इनके अनेक चंद्रों में नायक नायिका की मनोदशाओं का सरस चित्रण है। श्रृंगार परंपरा की कवियों में बेनी ध्वज, देखिए श्रृंगार परंपरा के अन्य कवियों में कौन कौन है? बेनी ध्वज, हनुमान ब्रजचंद बल्लभी, नक्षेदी त्रिपाठी का उल्लेख है। श्रृंगारेतर विषयों पर भी स्फुटछंद रचना भी प्राय देखने को मिलता है। इस संदर्भ में राधा चरण गोस्वामी के नौ भक्तमाल, गोविंद गिल्ला भाई कृत नीति विनोद और दुर्गा दत्त व्यास के अतमुद्धार शतक का अपेक्षित उल्लेखित
संक्षेप में आप कह सकते हैं कि कभी अभिभक्त माल और रीतिकाल के परिवेश में ही रहे थे। वैसा ही भाव और विन्यास, उसी ढंग की अभिव्यंजना शैली, कभी समस्या पूर्तियों में और कभी दो चार अस्फुट छंदों में नवीन विषयों को ग्रहण करने पर ये ब्रज भाषा के परंपरागत काव्य वृत्ति से ही संतुष्ट रहे। सत्य तो ये है कि विषय और भाषा के संबंध में इस कोटि के कवियों को पूर्वाग्रह का ही परिणाम ये हुआ कि कालांतर में काव्य क्षेत्र में ब्रज का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। ओवरऑल पूरे काल को लेके अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो भारतेंदु की मुख्य उपलब्धि क्या रही? भारतेंदु जी की मुख्य उपलब्धि ये रही कि इसके पहले के रीतिकाल में जिस व्यक्ति श्रृंगारमयी काव्यधारा पर बल रहा था, उसके स्थान पे कविगढ़ समाज और राष्ट्र का उद्बोधन देने वाली लोक मंगलकारी दृष्टि की ओर उन्मुख होने लगे, जिसके पूर्ण परिणत आगे द्विवेदी युग में देखने को मिलते हैं। वैचारिक धरातल पे ये जो युग रहा है, इस युग का चिंतन दो दिशाओं में विभक्त हुआ। कुछ लेखक तो ये था कि सनातन धर्म रामकृष्ण मिशन इन पे लिखने लगे, और कुछ ने आर्य समाज और ब्रह्म समाज की ओर अपने आप को उन्मुख होकर पाश्चात्य वाङ्मय से प्रेरणा पाकर देश की राजनीतिक, आर्थिक दासता और बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसी रूढ़िवादी सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। भारतेंदु युग जो है भारतेंदु युग जो है ये पुरातन और नवीन के संधि स्थल पर था। फलस्वरूप कवियों के विचार दर्शन में या तो एक प्रकार की उलझन अथवा समकालीन परिवेश ने उन्हें परस्पर विरोधी दृष्टियां अपनाने के लिए विवश किया। इसलिए जहां उन्होंने रीतिकालीन प्रभाव परंपरा के तहत प्रवृत्ति मार्ग अथवा श्रृंगार रसात्मक काव्य रचना का अनुमोदन किया, वहां उनकी प्रतिक्रिया में भक्तिकालीन आदर्शवाद की ओर उन्मुख होकर भक्ति काव्य और नीति काव्य की रचना भी की गई। इस प्रकार इस काल में तीन काव्य विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। एक प्रवृत्ति मूलक प्रेम काव्य, एक दास्य भक्ति और माधुर्य भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं। एक प्रवृत्ति मूलक, एक दास्य भक्ति, एक माधुर्य भक्ति। सुधारवादी जीवन दृष्टि को बिंबित करने वाली कविताएं भी इस प्रकार, वे एक और तो राजभक्ति को नहीं छोड़ सकते, दूसरी ओर जातीय गौरव की अनुभूति को और समाज विकास की आवश्यकता को समझने की कारण देशभक्ति की ओर भी उन्मुख हुए। परिणाम ये स्थिति कि कहीं कहीं द्वंद्वात्मक प्रतीत होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी शासन के बाद विक्टोरिया की सुधारवादी शासन नीति उस समय काफी लोकप्रिय थी, अतः शासक वर्ग की उदारता के गुणगान को राष्ट्रीयता विरोधी प्रवृत्ति समझना भूल होगी। तीसरी बात यह है कि जहां उन्होंने गद्य रचना के लिए ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली को माध्यम रूप में अपनाकर युग अनुरूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया, और परिणाम स्वरूप जहां वे नवीन विषयों की ओर भी अनायास प्रवृत्त हुए। इस युग की कविता का बहुल अंश आपको वस्तुनिष्ठता, बुद्धिवादिता, वर्णात्मकता और इतिवृत्तात्मकता से युक्त दिखेगा, किंतु कुछ कवियों में सौंदर्यवादी जीवन दृष्टि का उन्मेष भी देखने को मिलेगा। श्रीधर पाठक और जगमोहन सिंह, इनकी कविताएं इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। सौंदर्य चित्रण के रीतिकालीन स्वरूप की एकांगिकता का तत्वबोध इस युग के साहित्यकारों को भलीभांति हो चुका था। फलस्वरूप कवियों ने श्रृंगार और भक्ति के रोमानी परिवेश में ही न रहकर मानव को सर्वांगीण रूप में देखने का प्रयास किया। यही दूसरी बात है कि इसी सही परिणति विकास के विभिन्न चरणों से होकर आगे गुजरता चला गया, और अपने कृतित्व को ये लोग मानवता के बेहतर आयाम के साथ जोड़ने की दिशा में ये कभी आगे बढ़े। इसीलिए आप देखेंगे कि अंत में कहना समीचीन होगा कि भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? प्राचीन और नवीन का समन्वय करना। वर्ण विषयों के संदर्भ में तो इस कोटि का प्रयास प्राय सर्वत्र ही लक्षित होता है। बाकी अभिव्यंजना पक्ष में भी उन्होंने ज्यादातर व्यवहारिक दृष्टिकोण को ही अपनाया। अब यहाँ से बहुविध जो गद्य साहित्य है, अब गद्य साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या लेखन में हुआ वो शुरू होता है, तो हम लोग एक बार देखते हैं यहाँ से। और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इस चैनल पे आपको रामचंद्र तिवारी के गद्य साहित्य को बढ़िया से कराया जा रहा है, उसमें उपन्यास विधा चल रहा है, तो बहुत अच्छे से आप देखिए, क्योंकि अपने आप में जो कंप्लीट गद्य साहित्य है ना, वो और भी किताबों में आपको मिलेगा। जैसे शुक्ल साहित्य में हमने कराया, शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में कराया, इसमें कराएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बस आपको ना एक तरीके से कह सकते हैं संक्षेप परिचय दिया होगा, संपूर्णता में नहीं होगा। उसके लिए ये संपूर्ण रूप में आपको गद्य साहित्य के लिए तिवारी जी की किताब को पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो वो सेशन जो है आपके लिए कंडक्ट हो रहा है, वो बहुत ही रामबाण है, उसको जरूर आप देखिए। गद्य साहित्य में हम देखते हैं कि भारतेंदु युग जो रहा है, उसमें जो गद्य की विधा के थे, जैसे कहानी है, कविता है, नाटक है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी शैली, सब कुछ थोड़े थोड़े ही लिखे गए। शुरुआती काल था लेकिन लिखा गया। इसलिए कहते हैं कि गद्य के बहुमुखी विकास का काल रहा है कौन सा? भारतेंदु काल। इसके पहले भी जिन गद्य लेखकों ने लिखा, उन गद्य लेखकों में कौन कौन था? राजा लक्ष्मण सिंह, इनके अलावा राजस्व प्रसाद सितारेहीन, नवीन चंद्र राय और श्रद्धाराम फुलौरी। तो भारतेंदु युग गद्य के बहुमुखी विकास का युग है। पहले जिन गद्य लेखकों में थे कौन कौन था?
राजा लक्ष्मण है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, नवीन चंद जी हैं, श्रद्धा राम फुलौरी जी है। इन लोगों ने गद्य पे काम किया था। राजा लक्ष्मण भी किए थे, शिव प्रसाद भी किए थे, नवीन चंद्र भी किए थे, श्रद्धा राम फुलौरी भी किए थे। और जब हम इतिहास ग्रंथ में पढ़े तो इनका नाम भी उल्लेखित है। कृतियों का साहित्यिक महत्व लेकिन इनके नहीं के बराबर है। जिन चीजों को ध्यान में रख के लिखा जाना चाहिए था वो नहीं लिखे थे, बस हाँ लेखनी चलाया था। अब जैसे राजा शिव प्रसाद को ही ले लीजिए, इन्होंने छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की। नवीन चंद्र जो है, इन्होंने साहित्य की मूल प्रेरणा इनका धार्मिक है, और फुलौरी जी तो धार्मिक व्यक्ति ही थे। लक्ष्मण सिंह ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद जरूर किया, लेकिन ये किस काम के, कितने ज्यादा काम के थे ये भी तो समझना चाहिए। शुद्ध भाषा नीति के कारण इसका जो प्रचार भी हुआ। वस्तुतः ये लेखक जो है, इनका महत्व खड़ी बोली की गद्य के स्वरूप के विकास के क्रम में अदा की गई भूमिकाओं के कारण है कि इन लोगों ने गद्य लेखन में अपना योगदान तो दिया, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन कुछ लाया ऐसा कुछ नहीं है। बस ये था कि इस समय तो संघर्ष कर रही थी हिंदी, और हिंदी में कुछ भी लिया लिखा जा रहा था, जैसे भी स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित थी। अभी क्या था कि फारसी के स्थान पे हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए किए गए प्रयत्न ही जागरण के आधार बने। इस युग के अगर देखेंगे तो दो प्रसिद्ध लेखक आपको देखने को मिलते हैं, एक राजा शिव प्रसाद, एक राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने, राजा लक्ष्मण ने, जो लक्ष्मण थे राजा, ये विशुद्ध संस्कृत निष्ठ का समर्थन करते हैं। और जो शिव प्रसाद थे, यदि वैसे भी देखिए लक्ष्मण भगवान जो है संस्कृत में बात करेंगे, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन शिव प्रसाद और इनके में होता है। तो लक्ष्मण जी विशुद्ध संस्कृत निष्ठ के पक्षधर, और जो राजा शिव प्रसाद है, ये हिंदी के गंवारूपन दूर करते करते उसे उर्दू ए मुअल्ला बना दिए। इनको हिंदी का गंवारूपन लगता तो उसको, गंवारूपन को दूर करते करते उसे उर्दू ए मुअल्ला बना दिया। इन दोनों के बीच सर्वमान्य हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा किसने की? गद्य साहित्य का विविध विधाओं के विकास का ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में पूरा हुआ। भारतेंदु युग में अर्थात 19वीं सदी के अंतिम चरण में पूरे देश में सांस्कृतिक जागरण की लहर दौड़ चुकी थी। सामंतीय सामाजिक ढांचा टूट चुका था। अंग्रेजी शिक्षा के विकास की गति चाहे जितनी धीमी रही हो, उसके उद्देश्य चाहे जितने सीमित रहे, उसका व्यापक प्रभाव देश के शिक्षित समाज पर अब पड़ रहा था। देश में एक सशक्त मध्य वर्ग तैयार हो गया था जो अत्यधिक संवेदनशील था। ये वर्ग व्यापक राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों की दृष्टि से सोचने लगा था, और ये अनुभव करने लगा था कि सभी दृष्टियों से हमारा देश अत्यंत हीन अवस्था में है। जीवन के सभी क्षेत्र हैं, सामाजिक है, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक में परिवर्तन और सुधार की जरूरत है, और भारतेंदु इस प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से ठीक समय पर उचित नेतृत्व दिया, चाहे वो निबंध हो, नाटक हो, भाषण के माध्यम से हो। इसलिए हमने कहा बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने लेखनी इसलिए भी चलाया कि वहीं से सूत्रपात हो रहा, वहीं से चीजें आगे बढ़नी है। उनके सहयोगी और समर्थकों ने उनका रास्ता प्रशस्त, जो है पथ प्रशस्त किया, और जो कि हिंदी की सेवा की, वह अविस्मरणीय है। भारतेंदुकालीन साहित्य सांस्कृतिक जागरण का साहित्य भी है। इस युग में रचित गद्य साहित्य के प्रत्येक विधा में, चाहे आप नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध, आलोचना, इनके समीक्षात्मक परिचय से ही आपको पता चलेगा कि ये कैसे सांस्कृतिक जागरण का स्वरूप इसमें दिखता है। अब एक एक करके जो गद्य की विधा है, जैसे यहाँ पे पहले नाटक के संबंध में बताया गया कि कौन कौन से नाटक जो है आपको इस समय में देखने को मिलेंगे, और पूरा नाटक विधा के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ये जितने भी इम्पोर्टेंट नाटक है पूरे एक कालखंड को, फिर ऐसे ही दूसरा कालखंड शुरू होगा जो उपन्यास पे डेडिकेट होगा। तो एक एक कालखंड जो है किस तरीके से एक काल को पूरा प्रभावित करता है, उनके संबंध में यहाँ पे बात किया गया है। तो चलिए हम कर लेते हैं, अभी टाइम है इसमें, एटलीस्ट 1 घंटे के वीडियो आपको देते हैं ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे, और आप लोग अपना जो सकारात्मक प्रक्रिया उससे ज़रूर अवगत कराएं। ठीक है, मूल टेक्स्ट का वाचन करना अपने आप में बड़ी चीज़ इस तरीके से है कि आप वन लाइनर फैक्ट पढ़ने के आदी हो गए, फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी आदत पड़ जाए मूल टेक्स्ट पढ़ने की। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो भी प्रिय विद्यार्थी जन हैं, उनको विश्वास है, वो ट्रस्ट है, तभी वो इस यात्रा को हमारे साथ आगे लेकर चल रहे हैं। और अगर आप इसमें उत्साहित होकर अपने पार्टिसिपेशन रेट को दिखाते हैं, तो निसंदेह हम अगर 100% दे रहे हैं तो अपनी एफिशिएंसी को दोगुना करके अपने सामने, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब इन्होंने जो विधा में, नाटक विधा पे काम किया, तो हिंदी नाटकों का आरंभ यदि माना जाए तो कब से शुरू हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र से।
इसके पहले जिन नाट्य कृति को लिखा गया, क्या हम उसको छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं। तो नाटक का शुरुआत तो भारतेंदु जी से हो गया। इसके पहले जिन नाट्य कृतियों में लिखा गया वो प्राणचंद्र चौहान ने लिखा था। रामायण महानाटक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतेंदु काल से पूर्व जो नाटक लिखा गया था उनमें प्राणचंद्र चौहान ने कौन सा लिखा था? तो रामायण महानाटक। और कब लिखा था? 1610 में। लक्ष्मीराम जो है, लक्ष्मीराम ने करुणा भरण लिखा था और कब लिखा था? 1600 1600 कितने 57 में। नेवाज ने लिखा था शकुंतला नाटक और समय के साथ बताया है कि कैसे इन्होंने लिखा था, लगभग वही 1680 के आसपास। महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा था आनंद रघुनंदन करके, अनुमानता इसका मान के चलिए 1700 में लिखा। रघुराय नागर ने लिखा था सभासार नाम से 1700 के आसपास। उदयकृत ने लिखा था राम करुणाकर। तो आप प्राणचंद का रामायण महानाटक, लक्ष्मीराम का करुणाभरण, नेवाज का शकुंतला, विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन, रघुराय का सभासार, उदय का राम करुणाकर अनुमान नाटक। व्यवस्थित नाटक नहीं है, ये सब पद्यात्मक प्रबंध है जिनमें काव्य गुणों का भी अभाव है। इनमें आनंद रघुनंदन ही ऐसी रचना है जिसमें आपको शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंभक, भरत वाक्य देखने को मिलते हैं और रंग निर्देश संस्कृत में भी, इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का पहला नाटक भी माना। हालांकि नाट्य दृश्य अनेक दोष भी है। पात्रों के लोग प्रचलित नामों को बदलकर दुर्बोध बना दिया गया। काल दोष का ध्यान न रखकर अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला, मैथिली आदि अनेक भाषाओं का प्रयोग किया गया और कथानक भी शिथिल है। सब मिलकर या ना तो सुरुचिपूर्ण है और ना ही अभिनय। अन्य पूर्ववर्ती कृतियों में भी अमानत अगर देखें तो अमानत कृत इंदर सभा जो नाटक है, अमानतकृत इंदर सभा में भी आप देखो तो जो 1853, इसको भी गीत नाट्य ओपेरा होने पर भी हिंदी के साहित्यिक नाटकों की परंपरा में नहीं जोड़ा जा सकता। ये नवाब की महफिल की नाटकीय योजना मात्र है, न इसमें कथा तत्व है न चरित्र विकास। इसके गाने अत्यंत हीन स्तर के व्यक्तियों को ही प्रभावित कर सकते हैं। भारतेंदु के पिता कौन है? तो भारतेंदु के पिता है गोपाल चंद गिरधर दास और गोपाल चंद गिरधर दास कृत नहुष। जो नहुस नाटक है, यहाँ पे आप नहुस पे देखेंगे तो इनका जो नहुस है 1897 विशुद्ध नाटक रीति से भले ही लिखा गया हो, वो अन्य ब्रज नाटकों से बहुत अलग नहीं है। गणेश कवि का ऐसे ही प्रद्युम्न विजय नाटक है। एक तो समग्र रूप में पदबद्ध है, दूसरा ये किसी संस्कृत नाटक का अनुवाद जैसा लगता है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी, इनका जानकी मंगल नाटक है, अवश्य अभिनय के लिए रचा गया है। ये नाट्य गुणों से युक्त है और किस भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका है और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ साथ लीला नाटकों की जो परंपरा शुरू हुई, इसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। इसका अभिनय इसके अभिनय में भी भारतेंदु ने भी भाग लिया। इसकी विषय वस्तु रामचरितमानस पर आधारित राम कथा ही है, किंतु ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली के प्रयोग तथा सभी प्रकार के आवश्यक रंग निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ जाता है। आलोच्य युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यानी आलोच्य युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार में भारतेंदु हरिश्चंद्र है। उन्होंने अनुदित और मौलिक सब मिला के कितने नाटक लिखे? 17 नाटक। 17 नाटकों की रचना की, जिनकी सूची आपको दी जा रही है। विद्या सुंदर, संस्कृत चौर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का हिंदी रूपांतरण है विद्या नाटक। इनको देखना है कि भारतेंदु जी के जितने भी नाटक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो अनुदित और मौलिक नाटक कुल मिला के, यानी अनुवाद किया और जो मौलिकता के साथ जो नाटक लिखा, कुल नाटकों की संख्या 17 है। जिसमें आप यहाँ पे सूची देखेंगे तो जो इनका विद्या सुंदर है, ये विद्या सुंदर इन्होंने संस्कृत का जो चौर पंचाशिका था उसका बांग्ला संस्करण का हिंदी रूपांतरण किया है विद्या सुंदर नाम से। वो भी कब किया था? लगभग वही बताया गया है इनका कि इन्होंने किया था 1868 के आसपास। फिर ऐसे ही रत्नावली, रत्नावली जो था संस्कृत से अनुवाद, ये भी किया गया था और लगभग वही 1868 के आसपास। पाखंड विडंबन, ये पाखंड विडंबन का है। ये कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय है। तो कृष्ण मिश्र के द्वारा जो है प्रबोध चंद्रोदय था, उसके तीसरे अंक का अनुवाद है पाखंड विडंबन। धनंजय विजय, ये कांचन कवि कृत संस्कृत नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। ऐसे ही कर्पूर मंजरी षटक कांचन कवि कृत संस्कृत नाटक अनुवाद। भारत जननी, मुद्रा राक्षस विधाक दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। वैद की हिंसा हिंसा ना भवती, ऐसे ही अगर देखें तो वैद की हिंसा हिंसा ना भवती है 1873 में। प्रश्न है सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। श्री चंद्रावली विशेष विष मौजधम भाड़
भारत दूरदर्शन नाट्य रासक, नील देवी गीत रूपक, अंधेर नगरी, सती प्रताप गीत रूपक, ये रचनाओं का नाम यहाँ पे दिया गया है। भारतेंदु काल में रचित नाटकों को विषय एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानिक, सामयिक उपादानों के आधार पर रचित प्रश्न और प्रतीकवादी इन वर्गों में देखा जा सकता है। स्वयं भारतेंदु ने उपयुक्त सभी वर्गों के नाटकों की रचना की है। सर्वाधिक संख्या पौराणिक नाटकों की है। पौराणिक नाटकों की, जिनके विषय भेद से 3 वर्ग किए जा सकते हैं, एवं कृष्ण एवं उनके परिवार के व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित नाटक, राम एवं उनसे संबंधित पात्रों के चरित्र पर आधारित नाटक, अन्य पौराणिक आख्यानों पर आधारित नाटक। कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में इनके भारतेंदु कृत चंद्रावली, अंबिका दंत व्यास कृत ललिता, हरिहर दत्त कृत महाराज, खड़ग बहादुर मल्ल कृत महाराज और कल्पवृक्ष सूर्य नारायण सिंह कृत श्यामानुराग नाटिका। कृष्ण परिवार के व्यक्तियों के चरित्र से संबंधित नाटकों में चंद्र शर्मा कृत उषाहरण, कार्तिक प्रसाद खत्री कृत उषाहरण और अयोध्या सुंगापाध्याय कृत जो है प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मणी परिणय। रामचरित संबंधी नाटकों में इनका देवकी नंदन खत्री कृत सीताहरण और रामलीला शीतला प्रसाद द्वारा रामचरितावली, ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत सीता वनवास और द्विजदास कृत रामचरित नाटक। अन्य पौराणिक आख्यानों पर आधारित नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत सत्य हरिश्चंद्र और सती प्रताप, गजराज सिंह द्रौपदी हरण, श्रीनिवास कृत प्रहलाद चरित, बालकृष्ण भट्ट कृत नल दमयंती स्वयंवर और शालिग्राम लाल कृत अभिमन्यु। पौराणिक नाटकों की ही परंपरा में वे नाटक भी रखे जा सकते हैं जो ऐसे संतों और भक्तों के चरित्र को आधार बनाकर लिखे गए हैं जिनकी प्रतिष्ठा लोकमानस में पौराणिक व्यक्तियों जैसी हो गई है। जिस परंपरा में आप देखो तो गोपीचंद, मोरध्वज और भर्तृहरि ये सभी लिखे गए। आलोच युग के ऐतिहासिक नाटक में भारतेंदु के द्वारा नील देवी श्रीनिवास दास ने लिखा सहयोगिता स्वयंवर जो कि 1883 में आता है। राधा चरण गोस्वामी अमर सिंह राठौर लिखते हैं और ये लगभग 1895। राधा कृष्णदास महाराणा प्रताप, ये इनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रियता अगर मिला है तो राधा कृष्णदास के महाराणा प्रताप को। आलोच युग में रचित ये ऐसा नाटक है जिसमें ऐतिहासिक तथ्य देखने को मिलते हैं। और कौन से नाटक ऐसे थे इस समय जो प्रेम प्रधान रोमानी नाटक थे? उसमें जो श्रीनिवास दास है इन्होंने रणधीर प्रेम मोहिनी लिखा था 1877 में। ऐसे तृप्ता संवरण, तो रणधीर का प्रेम मोहिनी, तृप्ता संवरण। खड़ग बहादुर मल्ल के द्वारा है रति कुसमायुध। किशोरी लाल गोस्वामी का है प्रणयी परिणय। प्रणयी परिणय अगर देखें तो 1890 और मयंक मंजरी 1891। शालिग्राम शुक्लकृत लावण्यवती सुदर्शन, गोकुल शर्मा कृत पुष्पवती उल्लेखनीय है। रणधीर प्रेमोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक और इसी को विशेष प्रसिद्धि भी प्राप्त हुआ। सामयिक उपादानों को लेकर लिखे गए नाटकों में भारतेंदु का भारत दुर्दशा, बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष, तो भी नई रोशनी का विष अगर आप देखो तो कब है 1884। खड़ग बहादुर मल्ल का भारत आरत, अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य, राधा कृष्ण का दुख निवाला, गोपाल राम गहमरी का देश दशा, काशीनाथ खत्री कृत विधवा विवाह और देवकी नंदन त्रिपाठी का भारत हरण। सबके समय के साथ उल्लेखित किया गया है। जैसे नई रोशनी का समय क्या रहा 1884, खड़ग बहादुर का मल्लकृत का भारत आरत हो गया। ऐसे ही भारत सौभाग्य, राधा कृष्ण दास का दुख निवाला। आलोचक में अनेक सफल प्रहसनों की भी रचना की गई है। भारतेंदु कृत वैद्य की हिंसा हिंसानापति और अंधेर नगरी, बालकृष्ण भट्ट कृत जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विडंबन के लिए देखें तो 1899 विजयानंद त्रिपाठी कृत महा अंधेर नगरी, प्रताप नारायण मिश्र कृत कली कौतुक रूपक और राधा चरण गोस्वामी कृत बड़े मोह को हास्य। इनमें हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में धार्मिक पाखंडों का खंडन हुआ है और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार भी किया गया है। प्रतीकवादी नाटकों की रचना इस काल में ज्यादा तो हुआ नहीं। कमलाचरण मिश्र कृत अद्भुत नाटक, रतन चंद कृत न्याय सभा और शंकरानंद कृत विज्ञान। वस्तुतः भारतेंदु काल में नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य जो था ये मनोरंजन के साथ ही जनमानस को जागृत करना और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना था। फलस्वरूप इसमें सत्य, न्याय, त्याग, उदारता आदि मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने, अनुकरणीय पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्रों के प्रति समाज को आकृष्ट करने और नवीनता की आंधी से समाज को सुरक्षित रखते हुए उसका सुधार एवं परिष्कार करने पर ज्यादा बल दिया गया। शास्त्रीय दृष्टि से अगर भारतेंदुकालीन नाटक देखेंगे तो संस्कृत नाट्य शास्त्र की जो मर्यादा थी उसकी रक्षा करते हुए ये युग आगे बढ़ा। और जो अपने यहाँ पे पाश्चात्य नाट्य शास्त्र अगर देखे तो यहाँ वाले ऐसा तो नहीं है कि पाश्चात्य नाट्य शास्त्र से प्रभावित नहीं हुए। तो पाश्चात्य जो नाट्य शास्त्र है हम लोग उससे भी प्रभावित है। और पाश्चात्य ट्रेजेडी की पद्धति पर दुखान नाटक लिखने की परंपरा का श्री गणेश स्वयं भारतेंदु जी ने किया। इस समय तक जो पारसी थिएटर कंपनियां होती थी वो स्थापित हो चुकी थी अपने यहाँ पे पहले।
अब पारसी कंपनियाँ जब नाटक वगैरह दिखाती थी, इनका उद्देश्य व्यावसायिक था, वो कमर्शियल पर्पज़ पैसे के लिए करते। इसलिए उनका जो विषय वस्तु होता है जिनको लेके वो केंद्र में रखते, उसमें जो दृश्य पट दिखाते, नाच-गान दिखाते, वो बहुत ही मतलब छिछला होता। अब भारतीय हिंदू इसका प्रबल विरोध करते, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर बहुत समृद्ध रहा है। इसके बाद हिंदी में भी साहित्यिक नाटकों की परंपरा कुछ दब सी गई और द्विवेदी युग में पारसी कंपनियों की परंपरा के नाटक जनता में विशेष लोकप्रिय हुए। लोग उसे पसंद करने लगे। जैसे हमने बताया, एक समय था प्रेमचंद पूर्व युग जो उपन्यास होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा आपको गंभीरता के साथ कुछ समाज का यथार्थ अंकन नहीं होता था, लेकिन लोग खूब धूम के साथ पढ़ते थे चीज़ों को लेके। फिर प्रेमचंद जी जब आए तो उन्हें लगा कि उपन्यास जो कि समाज के बहुत निकट होता है, पर समाज के व्यक्तियों का तो वर्णन है ही नहीं। ये किस-किस विषय पे लोग लिख देते हैं। ऐसे ही भारतेंदु जी को लगा नाटक तो ये पारसी थिएटर कंपनियों का एक तरीके से देखा-देखी कर रहे हैं, लेकिन देखो कुछ भी सारगर्भित चीज़ें सामने नहीं रख रहे हैं। अब क्या हुआ कि धीरे-धीरे देखते हैं कि द्विवेदी युग में पारसी कंपनियों की परंपरा के नाटक जनता में विशेष लोकप्रिय हुए। स्पष्ट है कुछ समय तक हिंदी प्रदेश की सामान्य जनता का मानसिक स्तर नीचा ही रहा होगा। ऐसे ही प्रेमचंद जी समझते हैं कि प्रेमचंद पूर्वकालीन जो उपन्यास ये लोग पढ़ते होंगे, तिलस्मी अय्यारी, जासूसी, तो कैसा दिमाग रहा होगा लोगों का। और दूसरी ओर थिएटर कंपनियों का स्थान चित्रपट ने ले लिया। पारसी कंपनियों के लिए लिखे जाने वाले नाटकों की परंपरा समाप्त हुई और प्रसाद जी के नाटकों से हिंदी में साहित्यिक नाटकों का द्वितीय उत्थान शुरू हुआ। जैसे हमने आपको बताया प्रेमचंद के समय, प्रेमचंद जी से जो पूर्व का समय था, जासूसी, तिलस्मी, अय्यारी, सामाजिक, ऐतिहासिक। लेकिन जैसे ही प्रेमचंद जी उपन्यास के क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाते हैं, जन जन की आवाज उपन्यास में बोलने लगता है, वैसे ही वो नाटक का जो कालखंड आया प्रसाद जी के समय से, तो नाटक अपने आप में एक अलग रूप में हमारे सामने आता है। अब यहाँ पे सब प्रस्तुत है, तो भारतीय युगीन जो साहित्यकार थे उनके द्वारा जो अनुवाद किया गया नाटक, उनपे विचार कर लेना भी ज़रूरी है। ये अनुवाद अथवा रूपांतरण मुख्यतः संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं से किया जाता है। ये नाटकों का मुख्य रूप से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं से ये जो रूपांतरण किया जाता। इस दिशा में स्वयं भारतेंदु जी ने मार्ग प्रदर्शन किया। अनुवादों से न केवल नाटक साहित्य को नवीन दृष्टि दी, वरन हिंदी साहित्यकारों के रचना संस्कार को भी संसार जो है संस्कार को उसको विस्तृत आयाम दिए। संस्कृत भाषा में अगर आप देखो भवभूति हैं, कालिदास के नाटकों का अनुवाद ज़्यादा हुआ। इसके बाद 1832 में राजा लक्ष्मण सिंह अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद करके हिंदी प्रेमियों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। इनके अलावा होने वाले प्रमुख अनुवादों की तालिका यहाँ क्रम से दिया गया है। तालिकाओं में देखिए भवभूति, कालिदास, कृष्णमित्र। भवभूति की रचना अगर देखें तो उत्तर रामचरित है और भवभूति के उत्तर रामचरित में देवदत्त तिवारी, नंदलाल विश्वनाथ दुबे, लाला सीताराम मालती, माधव, लाला शालीग्राम, लाला सीताराम, ये इन लोगों के बारे में बताया गया है कि ये कुछ नाटक रहे हैं जो अनुवादक के तौर पर उत्तर रामचरित, देवदत्त तिवारी, नंदलाल विश्वनाथ, लाला सीताराम, मालती, ये सभी है। और कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ना? तो जो प्रमुख अनुवाद है उनकी तालिका नीचे दी गई है। और मूल नाटककार कौन रहे हैं? तो मूल नाटककार जैसे कालिदास है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम का लोगों ने हिंदी में कैसे नंदलाल विश्वनाथ दवे दुबे इन्होंने किया। फिर मालविकाग्नि मित्रम जो कालिदास का है उसका लाला सीताराम ने अनुवाद किया। तो भवभूति का जो उत्तर रामचरित है उसके देवदत्त तिवारी ने, नंदलाल विश्वनाथ दुबे, लाला सीताराम, ऐसे ही भवभूति का है मालतीय माधव, उसका लाला शालीग्राम और सीताराम ने किया। ऐसे ही भवभूति का तीसरा जो रचना है महावीर चरित, उसका भी लाला सीताराम ने किया। और कालिदास वाले के अभिज्ञान को नंदलाल ने किया और मालविकाग्नि को लाला सीताराम ने किया। कृष्णमित्र उन्होंने कृष्णमित्र ने लिखा था प्रबोध चंद्रोदय, और अपने यहाँ पे जो कृष्णमित्र के प्रबोध चंद्रोदय का जब अनुवाद किया तो शीतला प्रसाद जी ने किया, अयोध्या प्रसाद चौधरी ने किया। शूद्रक जो है इनका मृच्छकटिकम है, उसके गदाधर भट्ट और लाला सीताराम। तो देखिए लाला सीताराम वगैरह जो है इन्होंने काफ़ी चीज़ों का अनुवाद किया। फिर हर्ष हर्ष ने लिखा था रत्नावली, रत्नावली का अनुवाद देवदत्त तिवारी ने किया, बाल मुकुंद सिंह ने किया। भट्ट नारायण बेनी संघार, ज्वाला प्रसाद सिंह ने अनुवाद किया। ये तालिका देख के आपको ये लग रहा होगा कि संस्कृत नाटकों के अनुवाद की ओर सबसे ज़्यादा रुचि किसने दिखाई? तो सबसे ज़्यादा रुचि तो लाला सीताराम ने दिखाई। बांग्ला से सबसे ज़्यादा अनुवाद जो है वो माइकल मधुसूदन के नाटकों के हुए थे। यानी कुछ तो रहा होगा कि बांग्ला से जो जितना भी अनुवाद किया गया वो माइकल मधुसूदन दत्त की जो नाटकों की रचनाओं का सबसे ज़्यादा किया गया। कुछ महत्वपूर्ण आपको अनुदित नाटक यहाँ देखने को मिलेंगे जैसे माइकल मधुसूदन जी का अगर देखें तो जैसे पद्मावती। पद्मावती तो बालकृष्ण भट्ट ने, शर्मिष्ठा रामचरण शुक्ल ने, कृष्णा मुरारी रामकृष्ण वर्मा ने। इनके अलावा मनमोहन वसु,
तो सती उदित नारायण लाल ने, राजकिशोर देव पद्मावती रामकृष्ण वर्मा ने, वीर नारी रामकृष्ण वर्मा ने। इसी बांग्ला से हिंदी में अनुवाद करने वालों में रामकृष्ण वर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अंग्रेजी से सर्वाधिक अनुवाद हुआ था तो शेक्सपियर के नाटकों का हुआ था। पारसी कंपनियां शेक्सपियर के नाटकों का उर्दू रूपांतरण करके उनका अभिनय प्रस्तुत करती। इन नाटकों में आप देखिए शेक्सपियर के कुछ अनुदित नाटक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस है, वेनिस का व्यापारी आर्या करके 1888 में। और ऐसे ही द कॉमेडी ऑफ एरर्स करके है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स भ्रमजालक, ये मुंशी इमदाद ने किया। मुंशी इमदाद अली ने द कॉमेडी ऑफ एरर्स को भ्रमजालक नाम से किया। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी आर्या 1888, द कॉमेडी ऑफ एरर्स भ्रमजालक मुंशी इमदाद ने। भूल भुलैया का किसने किया? लाला सीताराम ने किया था 1885 में। एज यू लाइक इट मनभावन करके पुरोहित गोपीनाथ ने किया। रोमियो जूलियट प्रेम लीला नाम से पुरोहित गोपीनाथ ने। तो पुरोहित गोपीनाथ ने इस समय एज यू लाइक मनभावन नाम से किया था और रोमियो जूलियट का प्रेम लीला नाम से। मैकबेथ, मैकबेथ का साहसेंद्र साहस मधुरा प्रसाद उपाध्याय ने किया। बाकी शेक्सपियर के नाटकों के अनुवादों के अलावा बाबू तोताराम ने, एक जोसेफ एडिशन है, उनके नाटकों का भी अगर देखें तो केटो का अनुवाद वृत्तांत शीर्षक से किया था। इन अनुवादों का महत्व ये था कि अंग्रेजी भाषा की आत्मा को हिंदी में कैसे लाया जाए, लोगों को ये ना ले जाए कि हम नहीं पढ़े इस चीज को, एक नई दिशा देने के लिए। अंग्रेजी नाटकों के संपर्क में आने का ही परिणाम था कि लाला श्रीनिवास ने रणधीर और प्रेम मोहिनी नामक दुखांत नाटक की रचना भी की थी। इसके संबंध में शुक्ल जी ने स्वयं लिखा था कि रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही अक्सर ये मतलब कि जैसे रणधीर और प्रेम मोहिनी है, जैसे आप रोमियो एंड जूलियट को पढ़ते हैं, समझिए वही अपने यहाँ पे ये संस्कार संक्रमण का महत्वपूर्ण कार्य संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी अनुवादों के कारण ही हुआ है। जैसे हमने भारतेंदु काल में विधाओं में उपनाटक को यहाँ पे समझा, ऐसे ही आप आगे उपन्यास को देखेंगे और ऐसे ही गद्य की विविध विधाओं में जितनी भी रचनाएं उनको क्रमशः हम पढ़ेंगे और बहुत ही जल्दी आपकी ये यात्रा मुश्किल से मुझे लग रहा है 10 वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहता होगा। और अगर सच में फ्रेंड्स लगता है कि हम दिल से मेहनत कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी चीज़ें होती है औपचारिकता, बस उसमें आपको सहयोग देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।